नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गर्ग सौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन पे साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे बार बार रिपीट होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो रेनबो है सबसे अधिक किस रंग का विक्षेपण करता है? बैगनी, पीला, लाल या नीला? तो किस रंग का सर्वाधिक विक्षेपण होता है? बैगनी रंग का। सबसे कम विक्षेपण किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का एवं सबसे अधिक विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। चलते हैं चित्र पर। इंद्रधनुष के 7 रंग कौन कौन से हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इन रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन रंगों के क्रम को वर्ण क्रम कहा जाता है। इंद्रधनुष के बनने की घटना को सर्वप्रथम किसने बताया था? न्यूटन ने। कब बताया था? 1665 में। 1665 ईस्वी में न्यूटन ने सर्वप्रथम इंद्रधनुष के बनने की घटना को बताया था। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष कब बनता है? जब प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परावर्तन होता है, तब क्या बनता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है? जब प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परावर्तन होता है, तब द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष के बनने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक इंद्रधनुष मिशन था। क्या था? इंद्रधनुष मिशन। यह कब आया था? 2014 पर। किसके द्वारा लाया गया था? जेपी नड्डा जी द्वारा लाया गया था। यह किससे संबंधित है? टीकाकरण से। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम चंद्रमा पर कौन गया था? यूरी गागरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वैलेंटीना जोको तेबई। तो सर्वप्रथम कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 1969 पे, 1969 ईस्वी पर। यह अमेरिका के निवासी थे। किस मिशन के तहत गए थे? अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन के तहत। ठीक है। और सर्वप्रथम चंद्रमा पर जाने वाले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। कब गए थे? 1984 में। ठीक है। ये मून मिशन के तहत गए थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? जो हृदय होता है सबसे ऊपर वाला चैम्बर क्या कहलाता है? ग्रहणी, आलिंद, सीकम, नीलक। क्या बोलते हैं? आलिंद। देखते हैं चित्र पर। देखिए, हृदय जो होता है 2 भाग होते हैं इसके। कौन कौन से? आलिंद और नीलक। तथा इसके 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से? दायां आलिंद, दायां नीलय, बायां आलिंद, बायां नीलक। दायां आलिंद तथा दाएं नीलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। क्या होता है? त्रिवलनी कपाट। तथा बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है। इन दोनों के बीच में द्विवलनी कपाट होता है। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है? 206, 230, 300, 280। कितनी हड्डियां होती हैं? 300। नवजात शिशु में कार्टिलेज पाया जाता है, जिनके कारण इनकी हड्डियां क्या होती हैं? थोड़ी सा मुलायम होती है वयस्क मनुष्य के अपेक्षा। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। वयस्क मनुष्य में 206 तथा नवजात शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। जैसे जैसे कार्टिलेज डैमेज होते जाते हैं, फ्यूज होते जाते हैं, उससे हड्डियों का निर्माण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोहे की वस्तुओं में जंग किस कारण लगता है? फेरस क्लोराइड, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, फेरिक सल्फेट, फेरिक क्लोराइड। तो किस कारण लगता है? फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से। इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 × XH2O, जहाँ पर X जल के अणुओं की संख्या होती है। क्या होती है? जल के अणुओं की
संख्या जो कि बार बार परिवर्तित होते रहती है। अच्छा, लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है जिसे जस्तीकरण कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। लोहे की वस्तु पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। अच्छा, दूध से दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, भंवर धारा, अन्योय प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अच्छा, जो ट्रांसफार्मर होता है यह क्या करता है? उच्च प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में तथा निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। यह दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करता है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर और कौन कौन कार्य करते हैं? इस पर माइक्रोफोन, डायनेमो, विद्युत मोटर, यह सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 96.8 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट, 80 फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन पे देखा जाए तो कितना होता है? 310 केल्विन। सेल्सियस पर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है। यदि तरंग की चाल 480 मीटर पर सेकंड हो तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो यहाँ पर क्या बताना है? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? तरंग की चाल अपान तरंग की आवृत्ति। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इक्वल तरंग की चाल अपान तरंग की आवृत्ति। तो यहाँ पर चाल कितनी दी हुई है? 480 मीटर। आवृत्ति कितनी है? 120 हर्ट्ज। तो ये 0 से 0 कट गया और 12 से 40 है। तो ये कितने बार आ गया? 4 बार। कितना आ गया? 4 मीटर। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कितनी आ गई? 4 मीटर। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से खाद्य श्रृंखला का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन है इसमें दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? घास, चूहा, सांप या चील? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चूहा। घास क्या होगा? यह प्राथमिक पौष्टिक स्तर हो जाएगा। चूहा द्वितीय पौष्टिक स्तर कहलाएगा। सांप क्या कहलाएगा? तृतीय पौष्टिक स्तर तथा चील चतुर्थ पौष्टिक स्तर होगा। अगर उपभोक्ता पर देखा जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? यह प्राथमिक उपभोक्ता होगा। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होगा? सांप होगा। और तृतीयक उपभोक्ता चील होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और घास क्या हो जाएगी? यहाँ पे उत्पादक हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब चित्र पे भी देखिएगा यह क्रम है। यह क्या हो जाएगा? उत्पादक। यह क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। यह द्वितीयक उपभोक्ता, यह तृतीयक उपभोक्ता और यह चतुर्थ उपभोक्ता। अगर क्या है पौष्टिक स्तर पे देखा जाए तो पहला पौष्टिक स्तर क्या हो जाएगा? पहला पौष्टिक स्तर ये कहलाएगा। द्वितीय पौष्टिक स्तर ये हो जाएगा। तीसरा चूहा हो जाएगा। चतुर्थ पौष्टिक स्तर क्या हो जाएगा? सर्प। और पांचवा पौष्टिक स्तर चील हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? जो होमोसेपियंस है उसका अर्थ क्या है? सीधा आदमी, लंबा आदमी, बुद्धिमान आदमी या कामकाजी आदमी? क्या है? बुद्धिमान आदमी। ठीक है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, जिसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान आदमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मायोपिया में क्या होता है? जो मायोपिया है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, लाल रंग दिखाई नहीं देता, इनमें से कोई नहीं। तो इस पर क्या होता है? दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। मायोपिया को क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। इस पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है। अच्छा, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? तो इसको निवारण के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का। और दूरदृष्टि दोष पर किसका करते हैं? उत्तल लेंस पर।
ठीक है। मायोपिया में अवतल लेंस तथा दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? जो हाइड्रोजन बम है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों सही है, कोई सही नहीं। तो ये किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम जो होता है, क्या है परमाणु बम, यह किस पर कार्य करता है? यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? जो ओजोन परत है यह क्यों महत्वपूर्ण है? वायुमंडल में हाइड्रोजन छोड़ती है, पृथ्वी का तापमान बनाए रखती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, वायु में ऑक्सीजन छोड़ती है। तो ओजोन परत का कार्य क्या है? यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है। कहाँ पर होती है? 10 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होती है, जिसको क्या बोलते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, कौन? ओजोन परत। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारी मात्रा में शराब पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं। शराब पीने वाले लोग प्रायः किसमें मरते हैं? उदर कैंसर के द्वारा, रुधिर कैंसर से, सिरोसिस से, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? ये सिरोसिस से। देखिएगा चित्र पे, यह क्या है? नॉर्मल लीवर है, और ये क्या है? जब सिरोसिस होने के बाद का लीवर है। तो सिरोसिस में क्या प्रभावित होता है? लीवर। देखिएगा जब सिरोसिस होता है तो उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे फफोले पड़ जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं? फफोले पड़ जाते हैं। ठीक है, इसको जान दीजिएगा। और पूरे इसमें क्या होती हैं? जितनी भी कोशिकाएं होती है धीरे धीरे डैमेज होते जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर, एनोमोमीटर, बैरोमीटर। तो जो हवाई जहाज की ऊंचाई है उसके लिए किसका प्रयोग होता है? अल्टीमीटर का। हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? इससे अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, और अल्टीमीटर से हवाई जहाज की ऊंचाई मापा जाता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, और एनोमोमीटर से वायु की गति मापा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? जो संवेग है वह किस पर निर्भर करता है? केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, केवल वेग पर निर्भर करता है। तो संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग का सूत्र क्या होता है? P बराबर mv, मतलब संवेग इक्वल द्रव्यमान मल्टीपल वेग। तो संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले पे। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है? 44, 32, 33, 42। तो कितनी है? 33। जो रीढ़ की हड्डियां हैं इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा? सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल और कोकोजियल। इसमें 7 होती हैं हड्डियां। इसमें कितनी होती हैं? 12। इसमें 5, इसमें 5, और इसमें कितनी होती है? 4। इनको याद करने का सूत्र क्या होता है? 712 554। ठीक है, और सबसे पहली रीढ़ की जो हड्डी होती है वह एटलस कहलाती है, तथा दूसरी रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? एक्सिस। क्या बोलते हैं? यह पहली हो गई, दूसरी रीढ़ की हड्डी को एक्सिस बोलते हैं। इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में अक्रिय गैस कौन सी नहीं है? जो अक्रिय गैस इनमें से कौन सी नहीं है? हीलियम, आर्गन, ब्रोमीन, नियान। तो यहाँ पर कौन नहीं है? ब्रोमीन। अक्रिय गैस क्या कहलाती हैं? ये शून्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। किस वर्ग के अंतर्गत? शून्य वर्ग के अंतर्गत। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं? तो देखिएगा एक सूत्र होता है हेनियर का 0 रन। हेनियर का 0 रन। इस पर देखिएगा हे से क्या बन जाता है? हीलियम, नी से नियान,
आर से आर्गन, का से क्रिप्टॉन, जी से जिनान, रन से रेडॉन। टोटल कितनी अक्रिय गैसें होती हैं? 6 अक्रिय गैसें होती हैं। ये 5 अक्रिय गैसें क्या होती हैं? वायुमंडलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं। तथा जो छठवीं रेडॉन अक्रिय गैस होती है, यह क्या करती है? रेडियो एक्टिव तत्व पे अंतर्गत आती है। ठीक है, इसको सभी को याद रखिएगा इनको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मधुमक्खी दंश में कौन सा अम्ल पाया जाता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है? इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कौन सा अम्ल होता है? मिथेनोइक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है? HCOOH। इसको फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फार्मिक एसिड। सिट्रिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है? ये नींबू पे होता है। ठीक है, नींबू पर होता है, संतरा पर होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहाँ पर होता है? नींबू पर और संतरा पर। चलते हैं अगले पे। अस्पतालों में सांस लेने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन और किस गैस का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सिलेंडर होता है उस पर किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का। हीलियम गैस जो होती है सबसे ठंडी गैस होती है। क्या होती है? सबसे ठंडी गैस होती है। तथा सबसे हल्की गैस भी हीलियम गैस होती है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व। और सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। हीलियम गैस का प्रयोग गुब्बारे में भी किया जाता है। चलते हैं अगले पे। ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? जो ध्वनि है तो सर्वाधिक वेग किसमें होता है? वायु में, जल में, लोहा में या भाप में? किस पर होता है? लोहे पर। कितना होता है? 5130। ठीक है, कितना होता है? 5130 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जो ध्वनि का वेग होता है सर्वाधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, और उसके बाद कितना होता है? गैस में होता है। इन सभी को याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? जो तैराक है तो समुद्री पानी में तैरना उसे आसान क्यों लगता है नदी के मुकाबले? समुद्री पानी में कम प्रदूषण होता है। समुद्री तरंगें तैराक को तैरने में सहायक होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। किसके कारण होता है? घनत्व। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इलियम किसका भाग है? अमाशय का, बड़ी आंत, छोटी आंत या कोई नहीं? इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का। छोटी आंत 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ग्रहणी, जजुनम, इलियम। छोटी आंत पर भोजन का सबसे अच्छा क्या होता है? पाचन एवं अवशोषण होता है। तो सबसे अच्छा पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी पर। सबसे अच्छा पाचन कहाँ पर होता है? ग्रहणी पर। तथा सबसे अच्छा भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? इलियम पर। ठीक है, और बड़ी आंत कितने प्रकार की होती है? वह भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? कालम, सीकम, रेक्टम। ठीक है, छोटी आंत में आंतरिक रस नामक क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंतरिक रस। आंतरिक रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? एनीमोमीटर, रेन गेज, नेफोस्कोप, हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं इसको? नेफोस्कोप। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या करते हैं? वायु की गति मापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। क्या करते हैं इससे? वर्षा की मात्रा को मापते हैं। हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अच्छा, एक हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। इससे क्या करते हैं? अपेक्षित आर्द्रता को मापते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अम्ल वर्षा के बनने का कारण क्या है?
अम्ल वर्षा किस कारण बनती है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो किस कारण अम्ल वर्षा बनती है? वायु प्रदूषण के कारण। इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? SO2 तथा NO2 का मिश्रण होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से आज का अपना सेशन कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।